हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी आर ओ स्पेशल जीके जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है जीके जीएस का, यानी कि हमारा जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा फर्स्ट वाला, उसी के लिए स्टार्ट किया। ये अभी हमने 2 क्लास मैंने इसके करा रखे हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग अपना वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और जो लोग नए आए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जो भी आने वाला वीडियो होगा वो आपको समय से प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम जीके जीएस प्रैक्टिस सेट के आज के पहले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है हमारा, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और उन पे हमें विचार करना है। ठीक है, तो पहला हमारा जो है कथन, पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। तो इसमें क्या है, वित्तीय सहायता प्रदान की गई। नेक्स्ट जो दूसरे नंबर का हमारा कथन है वो क्या है, पीएम फसल बीमा योजना के तहत 5 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई। ठीक है, तो ये भी कराई गई थी। फिर नेक्स्ट है जो हमारा तीसरे नंबर का, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम के तहत 1361 मंडियों को एकीकृत किया गया। तो ये हमारे कोड दिए गए थे। ठीक है, तो इसमें हमारी क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो केवल इसमें हमारी अगर देखा जाए तो आपका ए और 3 नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो ए नंबर का और 3 नंबर का जो कथन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चीज़ें हमें प्रोवाइड कराई गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा हूबहू कुछ इसी टाइप से है। नॉर्मल बोरलॉग के संदर्भ में निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे सही पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जो उनका कथन है वो क्या सही है। एक सेकेंड वेट करिए। तो इसमें से जो हमारा कथन सही हो जाएगा वो क्या है। ठीक है, ये एक सेकेंड, जो कथन हम पढ़ते हैं, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो जी हाँ, ये जाने जाते हैं। ठीक है, इन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। तो हाँ मिला। तो ऑप्शन देखिए, ए और दोनों हमारे सही हैं। तो उस अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन सी में दिया है कुट, वो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यही कथन यानी कि आपका सही हो जाएगा कि इनको मिला था। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग जो थे ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते थे। कहाँ पे, ये विश्व में माने जाते थे, आपके पूरे विश्व में शांति के जनक यही माने जाते थे। ठीक है, और वह एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। ये कौन थे, ये आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या पता पेपर में आपको हूबहू ऐसे ही रख दें। ठीक है, तो ये अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक और मानवतावादी थे, और इन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, वो भी शांति के लिए। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये आपके MS स्वामीनाथन। ठीक है, जिनका भी कुछ टाइम पहले निधन हो गया था। ठीक है, लेकिन विश्व में नॉर्मन बोरलॉग ही हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सार्वजनिक जो प्रणाली है, वितरण प्रणाली, तो उसके कथन में आपसे पूछा गया कौन सा कथन आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय, आइए देखते हैं पहले नंबर का कथन, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है। तो जी हाँ है।
ठीक है। इसे समाज के सभी वर्गों को भोजन उपलब्ध सुनिश्चित कराने के लिए तैयार किया गया है। तो जी हाँ, किया गया है। तो अब देखिए ए और 2 हमें किस में मिलेंगे, तो वही हमारा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोनों ही सही है, तो ए और 2, ठीक है, ए और दोनों हमारे सही हैं, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, जो भी लोग नए आते जा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ गए हम अपने क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं, कुछ इसी टाइप से हमें फिर से क्वेश्चन दिया है। इस समाज के सभी वर्गों को भोजन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। कुट हमसे पूछा गया है, तो नीचे दिए गए कुट को सही उत्तर चुनिए। एक सेकेंड वेट करिएगा। क्वेश्चन वो आपका एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया था, तो उसके लिए सॉरी। चलिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वही मैं कंफ्यूज की ये क्वेश्चन आपका, तो वैसे ही आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर कथन दिए गए हैं, उन पर हमें विचार करना है, ठीक है। रिले क्रॉपिंग का अभिप्राय एक निश्चित फसल पैटर्न में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाते हैं। तो ये पूछा गया है, तो उगाने से जैसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा जो दूसरा नंबर का कथन है, यानी कि अंतर फसली व्यवस्था के तहत भूमि के एक हिस्से में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, परंतु इस पद्धति में पहली फसल की कटाई ठीक पहले दूसरी फसल की बुआई उसी भूमि पर की जाती है, ठीक है। अब हमें देखना है, तो ये कुट हमें मैच करने, तो ये हमारे दोनों ही सही नहीं है, ठीक है। क्या है, दोनों ही हमारे सही नहीं है, तो ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें, तो देखिए, जो हमें पहली फसली दी गई है, देखिए अब हम कथनों पे विचार करते हैं क्यों नहीं हमारे सही। तो जो आंतर फसली व्यवस्था के तहत है, जो आंतर फसली अभिप्राय एक निश्चित फसल पैटर्न में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाने से, जबकि रिले क्रॉसिंग की व्यवस्था के तहत भूमि के एक हिस्से में 2 या 2 से फसलें उगाई जाती हैं, तो इसलिए आपका ये गलत है, ठीक है। तो ये जो आपके कथन है, ये दोनों इसी टाइप से गलत हैं, ठीक है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप से हमें दिया हुआ है। चालवासी पशुचारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। तो सही पूछा गया है हमसे, तो इसमें पशुचारक अपने पालतू पशुओं को साथ चारागाह की उपलब्धता कराते हैं, तो नहीं, ये आपका गलत है। चालवासी अफ्रीका, एशिया और यूरोप के सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म भागों, शुष्क भागों और एशिया यूरोप के टुंड्रा क्षेत्रों में रहते हैं, तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। एक सेकंड, यहाँ पे कुट और कथन पूछा गया है, तो ये आपके दोनों ही सही हैं, ठीक है। वो मैंने देखा नहीं कि नीचे हमको कुट दिए गए हैं, कुट, ठीक है। तो ये आपके दोनों ही सही हैं। इसमें पशुचारक अपने पालतू पशुओं के साथ पानी व चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं, ठीक है। सेकंड जो है हमारा, ये चालवासी अफ्रीका, एशिया और यूरोप के सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म भागों और एशिया और यूरोप के टुंड्रा क्षेत्रों में रहते हैं, तो ये आपके दोनों सही है, ठीक है। दोनों ही कुट हमारे बिल्कुल सही है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर हमें कुछ ऐसे कथन मिलेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, बहामनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। बहामनी जो साम्राज्य है उसमें से आपसे कथन पूछा गया कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो अब हम इधर गोलमोल ना करके आपको सीधे पॉइंट पे आते हैं। चोल और
दोभोल पूर्वी तट के प्रमुख बाहमनी बंदरगाह थे, तो यही आपका गलत है। ठीक है, ये कहाँ नहीं थे आपके, ठीक है, तो यही आपका गलत है। यानी कि इसमें दिया थे लेकिन क्या है, नहीं थे, तो इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, बहामनी शासक सैन्य सहायता के लिए अपने अमीरों पर निर्भर थे। जी हाँ थे, तो ये भी आपका कथन सही है, लेकिन हमसे नहीं पूछा गया तो नहीं को हमने पहले टिक कर लिया अपना। अलाउद्दीन हसन वहासन बहमान शाह दक्कन में बहामनी सल्तनत का संस्थापक था, तो हाँ था। बाकी आपके सारे सही हैं, लेकिन हमसे गलत पूछा गया था, तो गलत हमारा यही है। ठीक है, इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, सफाहोर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या से सही है, तो कौन सा सही या से सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपके, ये मुंडा आदिवासी समुदाय से संबंधित था, तो जी हाँ ये आपका था, तो ये कथन भी आपका सही हो गया। इसमें बहुदेववाद के दर्शन का प्रसार किया था, तो हाथ किया था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर अगर देखा जाए, एक सेकंड वेट करिएगा, तो इसमें इन्होंने पूछा है, तो ये आपके दोनों ही नहीं सही थे। ठीक है, ये आपके दोनों ही नहीं सही थे। मैंने सोचा आपका ऑप्शन नीचे सी के अलावा नहीं दिया गया, तो डी आपका इसमें आपका राइट हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दोनों, ये दोनों नहीं सही थे। इसमें क्या हुआ था आपके 1870 में, 1870 के दशक के सरोर आंदोलन, खेर बार आंदोलन ने तो भगत मांझी ने किया था। किसने किया था, भगत मांझी ने किया था। इस प्रकार इस आंदोलन का संबंध आपकी मुंडा किस जनजाति से था, मुंडा आदिवासी समुदाय से नहीं था। ठीक है, आंदोलन एक एशवाद तथा आंतरिक सामाजिक सुधारकों का प्रसार किया था। ठीक है, तो आपके दोनों ही कथन सही नहीं है। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे हैं अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसलिए आपको मैं वहाँ पे भूल जाती हूँ कि आगे आपका और भी कुछ दिया है। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित यात्रियों का काल अनुक्रम से रखें। तो पहले कौन आया, तो देखिए पहले आपका अलबरूनी आया। ठीक है, एक नंबर हमारा सही हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर में इन बतूता आया, तीसरे नंबर पे आपका फ्रांसवा वर्नियर आया। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये जो ए नंबर में है ये आपका काल अनुक्रम बिल्कुल सही दिया है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखिए वहाँ पे पूछा गया था, तो अलबरूनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्या पूछा गया है, अलबरूनी के कथन, तो ये आपका अलबरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वाजरीम में सन 973 में हुआ था। ठीक है, तो उसमें क्या पूछा गया है, तो ये हुआ था आपका। ठीक है, अरबी में लिखी गई अलबरूनी की कृति किताब उल हिंद 80 अध्ययनों में विभाजित है, तो नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन ए यहाँ पर कोट बिल्कुल सही हो जाता है। एक सेकेंड वेट करिए, इसमें क्या है हमारा, अलबरूनी में अरबी में लिखी गई अलबरूनी की कृति किताब उल हिंद 80 अध्यायों में विभाजित है, तो ये है आपकी ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कुट दिए हैं तो वो स्क्रीन में आते नहीं, इसलिए आपकी हो रही गलतियाँ, इसके लिए सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए उन्होंने बोला है। तो राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को हिंदी संस्करण में अंगीकृत किया गया था, तो ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक है,
अगर हम बात करें फिर जो हमारा दूसरा कथन है, राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो ये आपका जो दूसरा नंबर का कथन है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये ए नंबर का आपका सही नहीं है। तीसरा देखते हैं, राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ये भी आपका सही है। आपके 2 और 3 जो कथन है वो आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपका कौन सा गुट है जो यहाँ पर कथन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक, केवल 2 और 3, तो आपका यहाँ पे मेरे ख्याल से बी नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि कथन हमने उधर पढ़े थे। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1804 में कहाँ हुई थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना आपकी ये मुंबई में हुई थी, ठीक है, और 1804 में हुई थी, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो सर जेम्स मैकिन्टोश ने की थी, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें कथन दिए गए हैं। कथन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा गया। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी, ठीक है। तो ये आपकी हुई थी। और ये किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी, ठीक है, जोन्स ने की थी। और जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। इसमें हमसे ये पूछा गया है कि इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। तो ये मुंबई में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, ठीक है, क्योंकि हमें पहले क्वेश्चन में दे दिया गया ये बंगाल में हुई थी, ठीक है। सॉरी, बंगाल में नहीं, इसकी स्थापना आपकी कलकत्ता में की गई थी। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। कलकत्ता में की गई थी, तो इसलिए आपका यही कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, हड़प्पा कालीन नगर लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? ये आपकी भोगबा नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे दक्षिणी स्थल में से एक था आपका। नदी, इसकी सहायक नदी अगर बात करें तो अब जो गुजरात के राज्य में भाल क्षेत्र में स्थित है। लोथल साबरमती नदी की सहायक भोगबा नदी के किनारे बंदरगाह नगर था, ठीक है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल है? तो मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल अगर बात करें तो जो ये है चनुदड़ो, ठीक है, चनुदड़ो। तो ऑप्शन आपका सॉरी यहाँ पे जो है चनुदड़ो नहीं है, ये सौघरा है, सोहेगरा गौरा, ठीक है, सोहे गौरा। आपका ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। जो चनुदड़ो है ये आपके पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। देसलपुर भी आपके पाकिस्तान में ही है। देसलपुर आपका जो है वो गुजरात में है, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में नापतोल की इकाई क्या थी? नापतोल की इकाई आपकी 12 अनुपात में थी, 16 अनुपात में थी, 18 अनुपात में थी, ये आपसे पूछा गया है।
तो ये 16 के अनुपात में थी। ठीक है, किसके? 16 के अनुपात में थी। इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, संविधान सभा के विभाजन पुनर्गठन के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो ये हमसे पूछा गया, भारतीय संविधान की सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो ये आपके 324 थे। ठीक है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेकेंड, थोड़ा ऊपर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली? तो ये जो स्वीकृति है आपकी 22 जनवरी 1947 को मिली। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और संविधान सभा की जो कार्रवाई है वो आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को की गई थी। ठीक है, उन्होंने 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। ठीक है, इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है? तो आप लोग क्या जल्दबाजी में हाँ पढ़े होते हैं और हम लगा देते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, कौन नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं है, क्योंकि हमने सही पढ़ा होता, हम लगा देते हैं हड़बड़ी में गलत। तो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो पूछे ही जाता है, ये तो थे ही, ये हम के मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 थे। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बताया, यानी कि करवाया। ठीक है, तो जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? संविधान का प्रथम प्रारूप किसने किया था तैयार? तो ये आपके जो BN राव थे, इन्होंने पहला यानी कि प्रथम प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, और कब किया गया था? तो अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था, जिसमें आपके 243 अनुच्छेद थे, 243 अनुच्छेद थे। ठीक है, और 13 अनुसूचियां थीं। ये पहला तैयार किया गया था, तब ऐसा था। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो होंगे वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होते रहेंगे और जुड़े रहें आप सभी लोग। ठीक है, चलिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप विचार विमर्श में किया गया था? कितने दिन मतलब आपके प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया था? तो 114 दिन पे किया, 114 दिन लगे थे। ठीक है, विचार विमर्श किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप सभी लोग मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने लोगों तक शेयर करें। सो थैंक यू एंड बाय बाय। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, और आप लोग सभी जुड़े रहें टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ।